व्हाई डू वी फॉल इन चैप्टर हमारा चला था, आप लोगों ने रीड किया, किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट? डिजीज ट्रांसमिशन, डिजीज ट्रांसमिशन, ठीक है। तो डिजीजेस ट्रांसमिट कैसे होती है? डिजीज टू टाइप्स की होती है। देखो दो बातें, एक था इन्फेक्शियस और दूसरा था नॉन इन्फेक्शियस, वो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। यहाँ हम पढ़ रहे हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन, दोनों में फर्क है, ठीक है। मोड पढ़ रहे हैं कि हाउ दीज डिजीज आर ट्रांसफर, लाइक फ्रॉम सॉइल, वाटर, एबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर, समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पर हम दो तरीके होंगे। पहला हमारा है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट में क्या होता है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका कॉन्टेक्टेड विद इन्फेक्टेड पर्सन। इन्फेक्टेड पर्सन मीन्स कि एक पर्सन इन्फेक्टेड है, जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं, आप लोग क्यों घरों में बंद है, ये ऑनलाइन क्लासेस क्यों हो रही है, ताकि हमारा कांटेक्ट किसी इन्फेक्टेड पर्सन से ना हो जाए, ठीक है। अगर सामने मान लो हमारे घर में भी किसी को एक को कोल्ड हो जाता है तो पूरी फैमिली को हो जाता है, तो जिसमें हम कांटेक्ट में आ जाए, टच हो जाए, वो इन्फेक्शन क्या होगा, हमारा डायरेक्ट होगा, ठीक है। दूसरा होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। कई बार क्या होता है कि हम वहां नहीं थे, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ठीक है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, दूर हम खड़े, हमने डायरेक्ट टच भी नहीं किया, लेकिन सामने वाले ने क्या किया, छींका या खांसी की या बहुत जोर से बोला। कई लोग बोलते हैं ना तो उनका थूक निकलता है मुंह से, ठीक है, वो थूक आके सामने लगा, तो क्या होगा, ड्रॉपलेट से इन्फेक्शन हो जाएगा। ये सारे कौन से मेथड है, डायरेक्ट मेथड है। तीसरा, थर्ड होता है इसमें कॉन्टेक्ट विद सॉइल, ठीक है। कॉन्टेक्ट विद सॉइल, हम ऐसे सॉइल के कॉन्टेक्ट में आ गए जिसमें स्पोर्स पड़े हुए डिजीज के, ठीक है, और उस सॉइल को हमने टच कर लिया, ठीक है। इसके बाद आता है एनिमल बाइट, फोर्थ मॉस्किटो, जो आपका एनिमल बाइट, डॉग काट ले तो रेबीज फैल जाता है, ठीक है, और मॉस्किटो काट ले तो मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, तो एनिमल बाइट। और फिफ्थ आता है थ्रू प्लेसेंटा, थ्रू प्लेसेंटा, मदर से बेबी को, ठीक है, थ्रू प्लेसेंटा। प्लेसेंटा पता है क्या होता है? प्लेसेंटा मालूम है क्या होता है? बोलो। नो मैम। जिससे एक बच्चा अपनी मम्मी से जुड़ा हुआ होता है, जो नाभि होती है ना, जिसे नाल बोलते हैं, पाइप जैसा, हाँ, दैट इज कॉल्ड, हाँ, पाइप। जब बच्चा पैदा होता है तो बड़ी सी नाली सी होती है ना, उसको कट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटा, ठीक है। उसे क्या बोल रहे हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं। कई बार जब प्लेसेंटा को कट किया जाता है और गंदा ब्लेड या कुछ भी वहां पर गंदगी है तो डिजीज हो जाती है, टिटनेस हो जाता है, ठीक है। मदर से बेबी को हो जाता है एड्स। अगर मदर को एड्स है तो प्लेसेंटा के थ्रू, क्योंकि माँ से ही सारा ब्लड के थ्रू न्यूट्रिशन मिल रहा है, पर उसमें मेम्ब्रेन होती है, मदर का ब्लड और बेबी का ब्लड मिक्स नहीं होता, ये ध्यान रखना। लेकिन HIV जा सकता है ब्लड के थ्रू, पार हो सकता है, उस प्लेसेंटल मेम्ब्रेन के थ्रू पार हो सकता है, ठीक है। सिफिलिस, सिफिलिस, ये सारी सिफिलिस, ये सारी डिजीज कैसी है, जो डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलती है। इनडायरेक्ट कांटेक्ट, इनडायरेक्ट, जिसमें हमें पता ही ना चले और डिजीज हो जाए, इनडायरेक्ट कांटेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल थ्रू कैरियर और वेक्टर। देखो थ्रू कैरियर, एनिमल बाइट, जैसे डॉग बाइट, इसमें एग्जांपल याद कर लेना, डॉग बाइट, ठीक है। अब कैरियर, वेक्टर, मैंने बताया था पिछली क्लास में, कैरियर क्या होते हैं, वेक्टर क्या होते हैं। कैरियर या वेक्टर, these are the animals or the species which carry the spores or disease from one person to another person, ठीक है ना। वेक्टर लाइक मॉस्किटो किसको कैरी करता है, प्लाज्मोडियम को, और प्लाज्मोडियम जब हमारी बॉडी में पहुंचता है तो हमें कौन सी डिजीज होती है, बताओ। फर्स्ट थ्रू एयर, हवा के थ्रू, कुछ स्पोर्स एयर के थ्रू फैलते हैं। थर्ड आपका थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, पिछली क्लास में भी बात की थी हमने, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ठीक है, गंदा पानी या खाना आपने खा लिया तो हो जाएगा। थ्रू ब्लड, है ना, कंटामिनेटेड ब्लड एंड निडल, हमें पता ही नहीं है, पहले के जमाने में होता था कि एक ही निडल से सारे पेशेंट को इंजेक्शन लगा देते हैं, और आज के डेट में क्या होता है कि अगर हमारी ही निडल दूसरी बार यूज नहीं की जाती है, एक निडल एक बार इंजेक्ट किया गया
उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। अगेन जब आपको इंजेक्शन लगता है तो नई निडल लेते हैं। पहले ऐसा होता था कि एक ही निडल से बहुत सारे पेशेंट को इंजेक्शंस लगा देते थे, ठीक है। तो ये सारे तरीके हैं जिनसे डिजीज फैलती है, ये आप एक बार देख लो और पढ़ लेना। एनसीईआरटी में इनकी सारी डिटेल दी है, ठीक है। तो आपको मोड्स पता होने चाहिए, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ बोलो मैम। जैसे ये जो आपने अभी बताया कि जो वो ब्लड और नीडल जो होता था, तो मैम जो नीडल मैम अगर जैसे रिसेंट में पूछे कि रिसेंट में तो इनका लिखा जाएगा? हाँ लिखा जाएगा। आज गलती से अगर पहले से मान लो किसी को हमने नीडल यूज की है, जैसे आप तो हम लोग तो सिटी में रहते हैं, मेट्रो सिटी है दिल्ली। अगर आप बहुत पुअर किसी गांव में जाते हो या पुअर एरियाज में जाते हो ना, तो वहाँ आज की डेट में भी एक ही निडल से कंपाउंडर क्या करता है, 2-3 पेशेंट को लगा देता है इंजेक्शन। तो अगर उनके घर में किसी ने ये चैप्टर पढ़ा होगा, अगर मान लो 9th में कोई बच्चा और उसको नॉलेज है, तो उसे ये पता होगा कि इस निडल से क्या हो सकता है, वो सारे इन्फेक्टेड हो सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो यू शुड नो कि हाउ द डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ठीक है। ओके मैम। इसकी एक बहुत स्टोरी भी है, रियल स्टोरी है, बताऊंगी कभी। मतलब एक गर्ल थी, बहुत अच्छी टॉपर थी, और अनजाने में उसको मतलब ब्लड चढ़ा दिया गया था। एक्सीडेंट हुआ, कहीं बाहर जा रही थी वो अपने ब्रदर के साथ, और एक्सीडेंट हुआ, उसमें उसका एक्सेस ब्लीडिंग हो गई और तुरंत ब्लड चाहिए था। तो वहाँ हॉस्पिटल वालों ने क्या किया, उसको ब्लड चढ़ा दिया, और उस ब्लड में वो उसका ब्लड जो था वो इन्फेक्टेड था, वो एड्स का इन्फेक्शन था। उसकी मैरिज हो गई। मैरिज होने के बाद जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उसका टेस्ट हुआ, ब्लड टेस्ट हुआ तो उसमें एड्स आया। अब अपने जो सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी, अगर किसी फीमेल को एड्स हो जाए तो उसको कैरेक्टरलेस मानने लग जाते हैं, क्योंकि एड्स की जो डिजीज है, एक कारण इसका ये भी होता है ना एड्स में कि मल्टीपल पार्टनर। समझते हैं इस चीज को आप? ठीक है, मल्टीपल पार्टनर अगर किसी के हैं तो उनको भी एड्स हो सकता है, ठीक है। तो अब उस लड़की को क्या समझने लगे, कैरेक्टरलेस, और उसके जो ससुराल वाले थे उन लोगों ने उसको बाहर निकाल दिया। तो ये कहानी है कि भाई कहीं भी अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी भी हो जाए तो भी कभी भी डायरेक्ट ब्लड नहीं चढ़वाना है, कभी भी। जो ब्लड आप ब्लड बैंक से मंगवाओ वो टेस्टेड होता है, उसमें सारे टेस्ट किए होते हैं, कोई भी डिजीज नहीं होती है, ठीक है। कितनी भी इमरजेंसी हो जाए। रब कर दूं? हमने पिछली क्लास में चीज पढ़ी थी एंटीबायोटिक्स, ठीक है। अब एंटीबायोटिक्स वर्क ऑन बैक्टीरिया, सिर्फ बैक्टीरिया पे काम करते हैं, वायरसेस पे वर्क नहीं करते। नॉट वर्क ऑन वायरसेस। क्यों? एक चीज समझो, देखो। हाँ बोलो बोलो। मैम क्योंकि बैक्टीरिया का पाथवे अलग होता है और वो अपने खुद से प्रोटीन सिंथेसाइज करती है, और वायरस सेल का प्रोटीन दूसरे होस्ट सेल का प्रोटीन से अपना सिंथेसाइज करती है। और एंटीबॉडी। ठीक है। बट अगर सिंपली एक लाइन में समझाना हो तो इसका ओन पाथवे होता है अपना, ये खुद ओन प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है ना। प्रोटीन सिंथेसिस, और उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो बनाते हैं, या सेल वॉल। लेकिन जो वायरसेस है ना, ये खुद काम नहीं करते हैं। दे यूज होस्ट मशीनरी, होस्ट के सेल को मशीनरी, यानी होस्ट में जो हमारा ये सेल के अंदर न्यूक्लियस, उसके अंदर डीएनए, इससे काम करवाते हैं, इससे। तो अगर हम अब मान लो हम कोई मेडिसिन देते हैं तो हम अपने सेल को तो किल ही नहीं कर सकते ना, सोचो जरा। तो इसीलिए एंटीवायरल्स आर डिफिकल्ट टू मेक। वायरस जो आज की डेट में भी एड्स के लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। अगर किसी पर्सन को एड्स हो जाता है तो मेडिसिन से उसकी लाइफ को बढ़ाया तो जा सकता है, लेकिन डेथ निश्चित है। मेडिसिन है, डाइट है, ठीक है। कोई 5 साल में डेथ हो सकती है, किसी की 15 ईयर में हो सकती है, डिपेंड करता है कि उसकी इम्यूनिटी कैसी है, ठीक है। लेकिन आज की डेट में भी इसकी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि HIV वायरस है, और ये वायरस हमारे हर सेल में जाके अपनी फैक्ट्री लगा देता है। तो हम कौन सी दवाई लें, हम अपने ही सेल्स को तो नहीं मार सकते, इसलिए इसका वैक्सीन आज की डेट में भी नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जो वायरसेस होते हैं वो तो नॉन लिविंग है, आउटसाइड द बॉडी, और एक बार होस्ट के अंदर गए
तो होस्ट की ही मशीनरी को यूज करते हैं, जबकि बैक्टीरिया अपना खुद बनाते हैं। तो हम इनका सेल वॉल बनने की प्रोसेस को रोक दें तो बैक्टीरिया क्या होगा, डाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए एंटीबायोटिक्स आर इजी टू मेक बट एंटीवायरल आर नॉट इजी टू मेक। अब देखो कुछ वायरसेस ऐसे, तो क्या किया जाए अगर मान लो किसी को वायरल इन्फेक्शन हो जाए, तो मतलब कि उसको मरना ही है। अब इसका एक हल निकाला गया, वैक्सीनेशन। सुना होगा आप लोगों ने, जब एक बच्चा पैदा होता है, ठीक है, और 10 से 12 साल तक की एज तक जाते जाते पता नहीं कितने सारे इसको वैक्सीन इंजेक्शन लगते हैं, चिकन पॉक्स, मम्स, डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस, डीपीटी, बहुत सारे बूस्टर डोजेस, सुना है ना सबने, हैं? सबसे कॉमन तो पोलियो की, अच्छा पोलियो की ड्रॉप तो सबको याद होगी, पी होगी बचपन में, है ना? यस मैम, उंगली पे निशान लगा के जाते थे। उंगली पे निशान लगाते थे, बच्चे बड़ा खुश होके लगवाते हैं। छोटे बच्चे, हमें भी नेल पेंट लगवाना है, नेल पेंट लगवाना है, कई बच्चे तो ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो होता क्या है इसमें, देखो जो पोलियो, इसके एग्जांपल से मैं तुम्हें समझाऊंगी व्हाट इज वैक्सीनेशन। समझो, पोलियो का ही, जो पोलियो का वायरस है, ठीक है, जो पोलियो डिजीज कॉज करता है। पोलियो में क्या होता है, हमारी नसें सूख जाती है, डिजीज हो जाती है, हैंडीकैप हो जाते हैं। अब इस वायरस है तो हमारे पास एंटीवायरल नहीं है इसका, हम पोलियो के ही वायरस को वीकेंड कर देंगे, कमजोर कर देंगे, वीक कर दिया। अब वीक कैसे किया, रियल वायरस को लैब में ग्रो किया गया, रियल वायरसेस ग्रो इन लैब, ठीक है, ग्रो इन लैब, लैब में ग्रो करते हैं, बायोरिएक्टर्स होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, जब आप बड़ी क्लास में होगे तो पढ़ोगे। अब क्या किया जाता है, उस वायरस को डिसआर्म्ड, मतलब एक ऐसी सेना तैयार की जाए जिसके पास उसके हथियार नहीं है, ठीक है, और उसको लड़ने के लिए भेज दिया जाए, तो क्या होगा, वो तो हार के ही आएगी ना, समझ रहे हो ना। एक ऐसी फौज तैयार कर रहे हैं जिसके हथियार छीन लिए जाए सारे, और फिर उसको लड़ाई के मैदान में भेजा जाए, तो वो तो हार के ही आएंगे। तो कुछ ऐसा ही हम क्या करते हैं, वीकेंड मतलब डिसआर्म्ड कर दिया। अलग तरीका होता है, वो सब कैसे होता है आप बाद में पढ़ोगे, ठीक है। और डिसआर्म्ड और वीकेंड वायरस, कमजोर वायरस को हम एंटर करा देते हैं बॉडी के अंदर, एंटर इनसाइड दी होस्ट, इनसाइड दी होस्ट। ध्यान से समझना, कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, होस्ट, ठीक है, होस्ट के अंदर एंटर करा दिया। अब ये वायरस इतना पावरफुल नहीं है कि हमारी बॉडी में जाके डिजीज कॉज कर सके, समझ में आ रही बात। अब हमारी बॉडी की एक खासियत होती है, या किसी भी मैमल्स की एक खासियत होती है कि वो अपना और फॉरेन पहचानती है, ठीक है, सेल्फ एंड फॉरेन को आइडेंटिफाई कर सकती है। सेल्फ मतलब मेरी बॉडी में अगर किसी और का किडनी लगा दे तो मेरी बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि उसे पता है कि ये मेरा पार्ट नहीं है, ठीक है। हमें जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी सिम्टम्स प्रोड्यूस करती है कि कोई बाहरी आदमी घुस गया है आपकी बॉडी में, भाई इसको निकालो, ये प्रॉब्लम क्रिएट करा है, इट्स नॉट माय पार्ट, ठीक है, ये मेरा पार्ट नहीं है। तो हमारी बॉडी की ये कैपेबिलिटी है, या कह लो कि ये खासियत है कि वो अपना सेल्फ और अदर को डिस्टिंग्विश कर सकती है। अब जैसे ही ये वाले वायरस किसी की बॉडी में एंटर करेंगे, वायरस एंटर किए, तो ये इसके लिए क्या है, फॉरेन पार्टिकल हो गए, है ना, फॉरेनर है। फॉरेनर जाके ये क्या करते हैं, वहां पर जाके खाली हथियार नहीं है फिर भी लड़ाई करेंगे, तो इनके अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, एंटीजेंस प्रोड्यूस किए जाते हैं। अब ये एंटीजेंस फाइट करेंगे इसको, क्योंकि ये फॉरेन पार्टिकल है, और इस फॉरेन पार्टिकल वो उस वायरस के साथ क्या होता है, फाइट होगी, ठीक है। अब ये क्योंकि वीक था तो ये फाइट हुई और इन्होंने इसको मार के भगा दिया, और ये डिजीज कॉज नहीं कर पाए, ठीक है, डिजीज कॉज नहीं कर पाए। बात समझ में आ रही है। फिर पोलियो की वायरस ड्रॉप बार बार क्यों पिलाते हैं, एक बार में ये काम क्यों नहीं हो जाता है। अब मान लो कि तुम्हें ही लड़ना है किसी से, ठीक है, तो तुम्हें हर बार सामने वाले की सारी टेक्निक्स पता होनी चाहिए। अगर मुझे पहली बार में ही मुझे कुछ भी नहीं लड़ना आता, कुछ भी नहीं पता, मैंने मतलब पूरा हाउसवाइफ हूँ और मेरे को आर्मी में भेज दिया जाता है कि जाओ लड़ाई करो, तो मैं तो हार क्या जाऊंगी। तो मुझे तैयार किया जाएगा कि देख बेटा वो तेरा दुश्मन है, पहली बार वायरस एंटर हुआ और ये किस तरीके का केमिकल रिलीज कर रहा है। ये वायरस एक पर्टिकुलर टाइप का केमिकल रिलीज करेंगे डिजीज कॉज करने के लिए,
क्योंकि वीकेंड तो है केमिकल रिलीज करें। अब हमारी बॉडी ने उस केमिकल को आइडेंटिफाई कर लिया और उस केमिकल के अगेंस्ट इसने फाइट किया और वायरसेस को मार के भगा दिया। अब हमारी बॉडी को ये पता चल गया कि भाई ये वाला वायरस आता है तो ये इस तरीके से लड़ाई करता है, ठीक है। हम अपनी बॉडी को सिखा रहे हैं, तैयार कर रहे हैं इस वायरस के अगेंस्ट। तो एक बार में पूरी तैयारी नहीं हुई। हम क्या करते हैं, 5 इयर्स तक की एज तक बच्चे को कुछ पीरियड्स होते हैं, बार बार पोलियो की ड्रॉप पिलाई। और मान लो ये एक पर्सन है, एक बच्चा है जिसकी बॉडी है, और उसको सिखाया जा रहा है कि देख बेटा ये वायरस ऐसा है और ये तेरी बॉडी में आएगा तो इस तरीके से केमिकल रिलीज करेगा या पर्टिकुलर एंटीबॉडीज रिलीज करेगा और तुम्हें इसको मार के भगाना है। चलो भाई ठीक है, हमने सीख लिया। फिर अगली बार एंटर किया तो बॉडी क्या करे, ये तो पिछले वाला ही है, ये आया था और इसने ऐसे अटैक किया था, चलो चलो जल्दी से अपनी फौज तैयार करो और इसको भगाओ। हमने और आर्मी तैयार कर ली, ठीक है, हमारी बॉडी तैयार हुई। फिर हमने वायरस भेजा, ठीक है, बॉडी कहेगी अरे ये तो वही वाला वायरस है, वही सेम केमिकल रिलीज कर रहा है, ठीक है। समझ में आ रही बात। हमारी बॉडी क्या होगी, बिल्कुल तैयार होती जाएगी, तैयार होती जाएगी, तैयार। मान लो इन बिटवीन रियल पोलियो का वायरस अटैक कर जाता है इस पर्सन को, तो हमारी बॉडी को तो पता है क्योंकि पहले लड़ चुके हैं उस वाले वायरस से कि ये कैसा केमिकल रिलीज करेगा और किस तरीके से इनकी लड़ने की टेक्निक है। ये तो तैयार बैठे, हमारी आर्मी तो तैयार है, इन्हें सारी ट्रिक पता है कि ये किस तरीके से अटैक करता है। इस रियल वाले को मार के भगा दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर हमने वैक्सीन नहीं दिया था, हमारी बॉडी पे रियल वायरस ने अटैक कर दिया, तो हमारी बॉडी को तो पता ही नहीं है कि लड़ेगा कैसे। फर्स्ट टाइम एनकाउंटर हुआ अगर रियल वायरस से, तो बॉडी तो पता ही नहीं है, वो जानती ही नहीं है कि ये वायरस किस तरीके से अटैक करेगा, और उस केस में हमारी बॉडी रिएक्ट नहीं कर पाएगी, फाइट नहीं कर पाएगी और ये वायरस अटैक कर देगा, हमारे सेल्स पर डिजीज हो जाएगी। तो वैक्सीनेशन क्या है, कुछ समझ में आया, कहानी समझ में आई वैक्सीनेशन की, कि बॉडी को याद कराया जाता है, सिखाया जाता है कि देखो ये वायरस है, ये वायरस है, इस तरीके से आपको लड़ाई करनी है। आजकल तुम लोग सुन रहे होगे कि कोरोना वायरस के ही केस में कि जिसकी बॉडी पे कोरोना का अटैक हो गया, मतलब किसी को एक बार इन्फेक्शन हो गया तो उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाते हैं। प्लाज्मा डोनेशन सुन रहे हो ना? हाँ? एक्सक्यूज मी मैम, जिसमें वो मतलब जिसको पहले हो चुका है, हाँ। मैम उसका प्लाज्मा ले लेते हैं, वो मैम फिर उसके जिसको हो रखा होता है मैम उसकी बॉडी में डाल देते हैं मैम, क्योंकि उसकी एंटीबॉडीज ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। तो वही चीज देखो, अगर मान लो जैसे यही था, ये एक पर्सन है, इसको कोरोना ने अटैक किया, ठीक है, तो इसकी बॉडी अगर ये सरवाइव कर गया, पर्सन जिंदा बच गया, तो इसका मतलब ये इसके पास जाके वीक हो गया, इसकी बॉडी इसको फाइट कर पाई, इन्होंने एंटीबॉडीज तैयार कर लिए, यानी इसने आर्मी तैयार कर ली है इस कोरोना के अगेंस्ट, इनकी बॉडी में और उसके ब्लड में वो एंटीबॉडीज है। अब मान लो एक पर्सन है जो फाइट नहीं कर पा रहा है, एक पर्सन है जो फाइट नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसकी आर्मी तैयार नहीं हो पा रही, हम सप्लाई कर देंगे, लो भाई एंटीबॉडी तैयार, एंटीबॉडी दे दी आपको ताकि वो फाइट कर सके। बात समझ में आ रही है? तो वैक्सीनेशन। क्वेश्चन है। हाँ बोलो मैम। ऐसे तो फिर मेरा भी यही क्वेश्चन था मैम, ऐसे तो फिर ये वैक्सीन बनाना बहुत इजी है, वैक्सीन नहीं, किसी के भी एंटीबॉडीज इंजेक्ट कर दो, किसी के भी एंटीबॉडीज पहले तो तैयार करने पड़ेंगे। अब सुनो मैम, 5 में से अगर एक बंदा भी बच जाता है, वो फाइट कर लेता है, उसके बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाते हैं, तो उसके बॉडी से एंटीबॉडीज प्लाज्मा निकाल के फिर इंजेक्ट कर दो। ऐसे तो पहले से नहीं कर, एक सुनो, इसकी लाइफ नहीं होती ना, जो हमारे एंटीबॉडीज होते हैं जो तैयार हुए हैं, वो बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रहते ना, कुछ दिनों तक रहेंगे, उसके बाद अगर इस वायरस से एनकाउंटर नहीं हुआ तो ये खत्म हो जाएंगे। समझ में आई बात? ओके मैम। ये नहीं कि एक बार तैयार हो गया तो लाइफ टाइम रहेगा। जो पोलियो का वायरस होता है ना, वो 5 साल तक के बच्चे पे ही अटैक करता है। उसके बाद अगर कोई बच्चा मान लो 5 साल की उम्र पार कर गया और उसने बाई चांस पोलियो ड्रॉप नहीं पी है, तो उसे फिर पोलियो नहीं होगा। इन केस उसने बचपन में पोलियो की ड्रॉप नहीं पी और 5 साल की उम्र उसकी पार हो गई है, तो फिर उसे पोलियो नहीं होगा, क्योंकि तब तक उसकी बॉडी की इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। समझ में आ रहा है? क्योंकि 5 इयर्स तक, हाँ मैम जब तक वो 5 इयर्स का ही है ना, आप बोलो कि मतलब 5 इयर्स के पहले तक अगर उसने नहीं ली, मैम अगर उसने सारे टाइम में नहीं ली 5 इयर्स तक, अगर तभी पोलियो ने अटैक कर दिया तो मतलब
दोबारा बोलो, दोबारा। 5 ईयर तक नहीं ली उसने, है ना? मैम मैं ये पूछ रहा मैम, जैसे आपने अभी बोला कि जो 5 इयर्स की एज तक अगर पोलियो नहीं लेता तो उसे आगे नहीं हो सकता। मैम अगर किसी ने 5 इयर्स की एज पे नहीं लिया और उसे 5 इयर्स के अंदर अंदर ही हो गया, हाँ, तो मैम फिर क्या करेगा? उसके में वायरस, अगर पोलियो वायरस हो जाए, हाँ, तो फिर तो उसको डिजीज हो जाएगी ना। अगर उसने पोलियो की ड्रॉप नहीं पी है एक बार भी और 5 इयर्स की एज भी पार नहीं हुई है, तो उसे पोलियो हो सकता है। किसी में क्या क्या होता है पोलियो की डिजीज में? पैर देखा है, पैर ऐसे करके चलते हैं, ऐसे करके। मैं दिख रही हूँ तुम लोगों को? मेरा पैर दिख रहा है? जो पैर ऐसे नहीं चलते, ऐसे करके, समझ गए? देखा है, लंगड़ा के चलते हैं, एक पैर टेढ़ा हो जाता है। देखा है कभी? यस सर। हाँ, मतलब इंडिया तो अब पोलियो फ्री हो चुका है, पता है तुम्हें? इंडिया पोलियो फ्री हो चुका है। अब यहाँ पर किसी को पोलियो नहीं होगा, क्योंकि हम मतलब उस स्टेज को हम पार कर चुके हैं। हमारे यहाँ हर एक बच्चे को पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती है। अगर बाई चांस कोई बच्चा नहीं जाता ना पोलियो की ड्रॉप पीने सेंटर पे, तो घर पे आके पिलाते हैं, देखा है ना? आंगनबाड़ी सेंटर से आती हैं। यस मैम। हाँ, तो अगर मान लो ट्रेन में कोई ट्रैवल कर रहा है और वो पोलियो वीक चलता है, पूरा पूरा वीक, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टॉप, हर जगह पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती है, हर जगह। तो इसका गवर्नमेंट का ये, अगर एक भी बच्चा छूट गया ना, तो उसके अंदर रियल पोलियो के वायरस डेवलप होंगे, हो सकते हैं, तो फिर तो हमारी पूरी सिस्टम ही खराब हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ये करती है, 100% कवर करती है। हर बच्चे का आज की डेट में रजिस्ट्रेशन होता है, कब पैदा हुआ है, कितने और कैसे कैसे, सारे। अब तो गवर्नमेंट लगाती है बहुत सारे बूस्टर डोज, तो फ्री। कुछ कहानी समझ में आई? एंड दिस होल वैक्सीन है, तो जब ये सारी वैक्सीन लगती है ना, दिस इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन, इम्यूनिटी, डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी। हेपेटाइटिस का, अगर किसी को हेपेटाइटिस की इंजेक्शन नहीं लगा, मान लो इसके 3 इंजेक्शन लगते हैं, किसी ने 2, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसे तो कुछ है नहीं इसमें समझाने का, फिर भी मैं अब लिख दूंगी थोड़ा सा। कंसेप्ट समझ में आया? इम्यूनिटी मतलब टू बूस्ट इम्यूनिटी, और हमारी बॉडी मेमोरी बेस्ड काम करती है। देखो हमारे में ना 2 तरीके की इम्यूनिटी होती है, थोड़ा सा समझा रही हूँ। हम सभी में इम्यूनिटी क्या है? पावर, है ना? किसी की इम्यूनिटी ज्यादा, किसी की इम्यूनिटी कम। पावर टू फाइट अगेंस्ट एनी फॉरेन पार्टिकल। फॉरेन मतलब हमारी बॉडी का जो हिस्सा नहीं है, उसको छोड़ के कुछ भी एंटर होगा तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट फाइट करेगी। पावर टू फाइट अगेंस्ट एनी फॉरेन पार्टिकल, ठीक है? एनी फॉरेन पार्टिकल, ये कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरस, वॉर्म, फंगस, कुछ भी, पैथोजन, प्रोटोजोन्स, कुछ भी अगर ये बॉडी में एंटर करेगा तो हमारी बॉडी। कोरोना वायरस में भी तो इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं, मतलब अभी जो कर रहे हैं। कर रहा है, लेकिन हर केस में नहीं ना। अच्छा सुनो, अब कुछ लोगों की डेथ भी तो हो जा रही है ना, तो सबकी इम्यूनिटी पावरफुल नहीं है ना। समझ में आ रहा है? जो सरवाइव कर गए इसका मतलब उनकी इम्यूनिटी अच्छी है। समझ में आ रहा है बात? जो सरवाइव कर गए उनकी इम्यूनिटी अच्छी है, और जो सरवाइव नहीं कर पाए उनकी इम्यूनिटी वीक है। तो हम रिस्क नहीं लेंगे ना कि भाई हम तो जा रहे हैं मार्केट में घूमने, चेक करते हैं हमारी इम्यूनिटी कैसी है। हम रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि हमें ऐसा कोई मीटर नहीं है जिसपे मैं जाऊं और चेक करवा लूं कि भाई जरा चेक कर देना मेरी इम्यूनिटी कितनी है। उसके लिए मैं इन्फेक्शन करा के चेक करूं, ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी ना। इसलिए बी सेफ, घर में रहो। 2 तरीके की इम्यूनिटी होती है, एक होती है पैसिव और एक होती है एक्टिव, ठीक है? पैसिव और एक्टिव ध्यान से समझना। हमें कोल्ड हुआ, ठीक है? मैं अगर मेडिसिन, मुझे कोल्ड हुआ, हमें क्या छोड़ो, मुझे कोल्ड हुआ, मैं अगर मेडिसिन नहीं भी लूंगी तो 4-5 दिन बाद घर में काढ़ा वाड़ा बनाऊंगी और कॉमन कोल्ड जो था वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसकी लाइफ होती है 7 डेज की। समझे? 7 डेज का उसका लाइफ साइकिल होता है कॉमन कोल्ड के वायरस का। 7 डेज बाद हम अपने आप ठीक हो जाएंगे। बात समझ में आई? तो दिस इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी, जिसमें हम नो मेडिसिन इज रिक्वायर्ड। हमारी बॉडी चुपचाप काम कर रही है,
हम डेली बाहर जा रहे हैं, घूम फिर के आ रहे हैं, पता नहीं हजारों बैक्टीरिया और वायरसेस से एक्सपोज होते हैं, पर हमें प्रॉब्लम नहीं होती। वो एंटर करते हैं, हमारी बॉडी लड़ाई करती है, भगा देती है, फाइट करती है। दैट इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव मतलब चुपचाप काम चल रहा है। कई बार हमें कुछ प्रॉब्लम्स होती भी होंगी, हम कहीं जाते हैं, शायद हमने गंदा पानी भी पी लिया हो, तो हमारी इम्यूनिटी अपना काम कर रही है, हमारी बॉडी में WBC होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, वो ये काम कर रहे होते हैं। ठीक है, नो मेडिसिन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, बॉडी itself fight against any foreign substance। ठीक है, तो इस केस में अगर किसी को कॉमन कोल्ड होता है तो नॉर्मली मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स में मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। हमारी बॉडी को काम करने दो, ताकि वो काम करेगी तो हमारी इम्यूनिटी क्या रहेगी, स्ट्रॉन्ग रहेगी। और अगर हम दवाई ले लेंगे, कॉमन कोल्ड भी हुआ, तो हमारी बॉडी को पता है अबे यार ये तो दवाई ले लेगा, छोड़ो, क्योंकि हमारी बॉडी मेमोरी बेस्ड है, याद रखती है चीजों को कि पिछली बार क्या हुआ था। तो अगर मुझे जुकाम हुआ, मैंने दूसरे दिन ही जाके दवाई ले ली, या मुझे सर में दर्द है, एक दिन सर में दर्द हुआ, मैंने आज दवाई ले ली, अगले दिन सर में दर्द हुआ, मैंने फिर दवाई ले ली, तो तीसरी बार मेरी पैसिव इम्यूनिटी वेट करेगी। क्या जरूरत है रिस्पॉन्ड करने की, ये बंदा अपने आप मेडिसिन ले लेगा, हम क्यों काम करें। समझ में आ रही बात। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, इस केस में हम वेट नहीं कर सकते, तो रेडीमेड एंटीबॉडीज आर सप्लाइड। अब मान लो किसी को सांप ने काट लिया, तो हम इंतजार थोड़ी ना करेंगे कि हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाएगी और फिर सांप के अगेंस्ट वो काम करेगी, क्योंकि वो तो बहुत फास्ट है और हमारी बॉडी का जो सिस्टम है वो इतना फास्ट काम नहीं करता है। जैसे अभी कोरोना का ही एग्जांपल, एक पर्सन है जो रिकवर नहीं कर पा रहा, तो हम क्या करते हैं, इन्फेक्टेड पर्सन का प्लाज्मा उसको डोनेट कर देते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी कोरोना के अगेंस्ट एंटीबॉडी तैयार नहीं कर पा रही है। समझ में आ रहा है? है ना? तो पैसिव इम्यूनिटी और एक्टिव इम्यूनिटी का कंसेप्ट तुम्हें समझ में आ गया होगा। और जितने भी ये वैक्सीनेशन वाले प्रोग्राम्स चलते हैं, दिस इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। बीपीटी, डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस, चिकन पॉक्स। देखो एक चीज सोचो, बोलते हैं ना, घर में सुना होगा अगर किसी को चिकन पॉक्स हो जाता है तो मम्मी या पापा बोलते हैं कि ये सबको होगा लाइफ में एक बार, है ना? बोलते हैं ना, ऐसे सुना होगा ना कि मम्मी बोलेगी अरे मैं 10th क्लास में थी तो मुझे हुआ था, पापा बोलेंगे हाँ मुझे याद नहीं है लेकिन मुझे भी हुआ था। ऐसा कुछ सुना होगा, सबने सुना है ऐसा। तो क्या था, हमें बीमारी नहीं हुई क्योंकि हमें चिकन पॉक्स का जो हमें डोज बचपन में दे दी गई है, इसकी वैक्सीन दे दी गई है। ठीक है, जो भी है चिकन पॉक्स समझ जाओ, चिकन पॉक्स समझो, इसकी वैक्सीन दे दी गई। अब क्या हुआ, मतलब हमारी बॉडी में तैयार है, मेरी बॉडी सीख चुकी है कि अगर ये रियल वाला आएगा तो कैसे अटैक करना है। उसको बार बार कई फेजेस चलती, 2-3 बार दिया जाता है, तो हमारी बॉडी को सिखा दिया गया है। अब जब हम कभी भी लाइफ की किसी भी स्टेज में रियल वाले ने अटैक कर दिया है ना, तो हमें सिम्टम्स तो आएंगे, फीवर होगा, छोटे छोटे दाने हो जाएंगे बॉडी में, है ना, लेकिन क्या होगा, वो ठीक हो जाएगा क्योंकि मेरी बॉडी को उससे लड़ना आता है। तो ये है वैक्सीनेशन का काम। ठीक है, क्वेश्चन था। हाँ बोलो बोलो। मैम जैसे एक पर्सन को चिकन पॉक्स है और उसने पहली बार, जैसे अगर सपोज उसमें बचपन में ही उसे डोज दे दिया गया, हाँ। और उसने रिकवर कर लिया और उसके अंदर एंटीबॉडीज हैं, हाँ। बट मैम अगर उसके बाद उसे चिकन पॉक्स होता है तो मैम वो उसकी जब उसे इन्फेक्ट नहीं कर सकता तब वो किसी दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट कर सकता है उसकी बॉडी से? नहीं, ये उस तरीके से कॉन्टेमिनेटेड नहीं है। चिकन पॉक्स होगा, हाँ, अगर चिकन पॉक्स होगा उसको दोबारा मान लो और उसको बॉडी में सिम्टम्स नहीं आए, लेकिन नहीं, अगर रियल वायरस अटैक करता है तो बॉडी में सिम्टम आते हैं, एसिम्प्टोमेटिक नहीं है ये वाली डिजीज। लेकिन कोरोना में तो कोल्ड हो जाता है ना, कंजेशन हो जाता है लंग्स में, कोल्ड हो जाएगा, और कोल्ड तो इन्फेक्शियस है। यस मैम, हमने मुंह छू लिया ना। मेरा एक क्वेश्चन था, हाँ मैम मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे एक पर्सन को कोरोना है, हाँ। और वो उसके अंदर एंटीबॉडीज हैं और वो रिकवर कर रहा है, हाँ। और उसके सामने एक ऐसा आदमी है जिसे कोरोना नहीं है, हाँ। उससे कंटामिनेट हो सकता है? हाँ हो सकता है।
हो सकता है, क्योंकि इस केस में उसकी बॉडी में सिम्टम्स नहीं है। समझ में आ रही बात? वो तो अपना रिकवर कर रहा है क्योंकि उसकी इम्यूनिटी अच्छी है, पावरफुल है। उसको अटैक हुआ कोरोना का और वो धीरे धीरे रिकवर भी हो रहा है। उसको खुद को नहीं पता कि मुझे कोरोना है, क्यों? क्योंकि उसकी इम्यूनिटी अच्छी है। लेकिन सामने वाला पर्सन हो सकता है उसकी इम्यूनिटी वीक हो, ठीक है, उसने अपना नाक छुआ, मुंह छुआ, क्योंकि ये एयरबॉर्न डिजीज है। एयरबॉर्न, एयर के थ्रू इनहेल हो रही है ना, और एयर तो हर जगह है ना। अगर वो छींकता भी है या सांस छोड़ता भी है, और लंग्स, मेन टारगेट ऑर्गन इसका क्या है? लंग्स है, समझे? तो लंग्स के तो जब हम एयर एक्सेल करेंगे तो उसमें भी तो वायरस आएंगे, तो वो एनवायरनमेंट में रहेंगे ना, ठीक है। ये चीज है। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ओके मैम। अब ऐसी एक छोटी सी कहानी तुम्हारी बुक में भी दी हुई है, पता नहीं तुम लोगों ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। और ट्यूसडे को इस चैप्टर का टेस्ट है, व्हाई डू वी फॉल इल का, ठीक है। तो कुछ डेफिनेशन, हाँ बोलो। मैम कब है टेस्ट? ट्यूसडे नेक्स्ट क्लास। एंटीजन, कुछ डेफिनेशंस हैं जो लिख लो फटाफट। मे बी अ प्रोटीन, एंटीजन मे बी अ प्रोटीन, ये बुक में नहीं मिलेंगी आपको। मे बी अ प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। एंटीजन मे बी अ प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट present on the surface of pathogen. पैथोजन क्या था? पिछली क्लास में बताया था मैंने, व्हाट इज पैथोजन? एंटीबॉडी, स्पेशल प्रोटीन मॉलिक्यूल, produced by B lymphocyte, अभी बता दूंगी व्हाट इज B lymphocyte। produced by B lymphocyte cells against any antigen, ठीक है। हमारी बॉडी एंटीजेंस को आइडेंटिफाई करके उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। जब भी मान लो कोई पैथोजन एंटर हुआ, ये बैक्टीरिया एंटर हुआ मान लो, तो इसकी सरफेस पे एक स्पेसिफिक टाइप का एंटीजन लगा होगा, तो हमारी बॉडी इसको आइडेंटिफाई कर लेगी और इसके अगेंस्ट क्या तैयार करेगी? एंटीबॉडी। अब इनमें फाइट होगी, हमारे एंटीबॉडीज इस एंटीजन को किल कर देंगे, बैक्टीरिया को किल कर देंगे, इनएक्टिव कर देंगे, बैक्टीरिया किल हो जाएगा। इन केस अगर ये पावरफुल हुआ तो ये हमारे एंटीबॉडी को मार देगा, फिर हमें डिजीज हो जाएगी। तो यहाँ तो पावर की लड़ाई है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट इम्यूनिटी। और बहुत डिटेल 12th क्लास में अभी नहीं है तुम्हारे में, 12th में पढ़ोगे आप। इम्यूनिटी इज यूज ऑफ एंटीबॉडी, इम्यूनिटी इज यूज ऑफ एंटीबॉडी। इम्यूनिटी तो तभी होगी ना जब हमारे एंटीबॉडीज यूज होंगे अगेंस्ट एनी एंटीबॉडी बाय बॉडी टू कॉम्बैक्ट, यूज ऑफ एंटीबॉडी बाय बॉडी टू कॉम्बैक्ट, कॉम्बैक्ट मतलब फाइट करना, कॉम्बैक्ट एनी, कॉम्बैक्ट इन्वेजन बाय पैथोजन, कॉम्बैक्ट इन्वेजन बाय पैथोजन। पैथोजन एंटर हुआ तो हमारा अगर एंटीबॉडी काम कर रहा है तो इम्यूनिटी है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। वैक्सीन्स, व्हाट आर वैक्सीन? वैक्सीन्स क्या होते हैं? दीज आर डेड और वीकेंड माइक्रोब्स, दीज आर डेड और वीकेंड माइक्रोब्स। देखो डेड भी डाल सकते हैं क्योंकि जब ये एक बार बॉडी में एंटर करेंगे तो लाइव हो जाएंगे ना, क्योंकि वायरसेस बाहर तो क्या होते हैं? डेड।
और बॉडी में एंटर करते ही वो क्या हो जाते हैं, लाइव। ठीक है, क्या करते हैं, डू नॉट कॉज डिजीज, डू नॉट कॉज डिजीज, डिजीज नहीं करेंगे, कॉज डिजीज, बट स्टिमुलेट, बट स्टिमुलेट कर देंगे हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को, बट स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, बट स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट डिजीज, अगेंस्ट डिजीज। ठीक है, समझ में आ रहा? तो अगर वैक्सीन की डेफिनेशन आ जाए तो आप ये लिख सकते हो, व्हाट इज वैक्सीन। अच्छा, इसमें मैं एक स्टोरी समझा रही हूँ, जरा ध्यान से समझना और फिर आप लोग पढ़ लेना। इम्यूनाइजेशन, ट्रेडिशनल इंडियन एंड चाइनीज मेडिसिनल सिस्टम समटाइम्स डेलिबरेटली रब द स्किन क्रस्ट फ्रॉम स्मॉल पॉक्स विक्टिम। देखो ध्यान से, जब स्मॉल पॉक्स होता है तो हमारी बॉडी पे छोटे छोटे दाने हो जाते हैं और उनमें ना जब वो ड्राई होते हैं तो एक पपड़ी सी बनती है। और खास तौर पे देखा होगा कि जब हम, खासकर हम इंडियंस में वो डिजीज होती है तो बहुत ज्यादा साफ सफाई रखते हैं, जिसको होता है उसको एक सेपरेट रूम में रखते हैं क्योंकि ये इन्फेक्शियस है, ये ध्यान रखना। होता है ना, मतलब घर में पूजा नहीं होगी, साबुन नहीं लगाएंगे, बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई होती है। हर किसी का कस्टम अलग होता है, घर में सभी सिंपल फूड खाएंगे, होता है ना ऐसा। कभी ऐसा है सामना किया है किसी ने? ऐसा देखा है कभी किसी ने? तो क्या करते हैं, क्या वो आवाज क्यों नहीं आ रही, बोल नहीं रहा कोई भी। स्किन क्रस्ट, तो स्किन का जो अपर वाला पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड स्किन क्रस्ट, उसको रब करते हैं ऑफ हेल्दी स्किन क्रस्ट फ्रॉम स्मॉल पॉक्स विक्टिम इनटू स्किन ऑफ हेल्दी पीपल, और उसको किस में डाल देते थे, हेल्दी पीपल में। दे दस होप टू इंड्यूस अ माइल्ड फॉर्म ऑफ स्मॉल पॉक्स दैट वुड क्रिएट रेजिस्टेंस अगेंस्ट द डिजीज। और होता क्या था, वो ये मानकर चलते थे कि हमने उस स्मॉल पॉक्स का माइल्ड छोटा सा पोर्शन एक हेल्दी पर्सन के अंदर डाल दिया, अब उस हेल्दी पर्सन को ये डिजीज नहीं होगी। बात समझ पा रही है? ठीक है। फेमसली 2 centuries ago an English physician named Edward Jenner, नाम याद रखना, realized that milkmaid who had cowpox did not catch smallpox। वो लोग जो मतलब दूध का काम करते हैं, उनको अगर पहले काउपॉक्स हुआ तो उनको लाइफ में स्मॉल पॉक्स नहीं होता था। उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व की, who had cowpox did not catch smallpox even during epidemic। तब भी जो पूरे गांव को हो जाता था स्मॉल पॉक्स, पर उनको नहीं होता था जिनको पहले काउपॉक्स हो गया था। ठीक है, काउपॉक्स इज वेरी माइल्ड डिजीज, ये बहुत माइल्ड डिजीज है, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती है। जेनर ट्राइड डेलिबरेटली गिविंग काउपॉक्स टू पीपल as he can see, पिक्चर में दिख रहा है, doing in this and found that they were now resistant to smallpox। अब उसने क्या किया, जिनको काउपॉक्स हुआ था उनमें से वो स्किन क्रस्ट निकालता और हेल्दी पीपल को डालने लगा। अब क्या देखा कि जब उन हेल्दी पीपल्स को दिया गया तो उनको भी अब स्मॉलपॉक्स नहीं हुआ। ठीक है, दिस was because smallpox virus is closely related to cowpox। स्मॉलपॉक्स वायरस और काउपॉक्स वायरस क्या था, क्लोजली रिलेटेड थे। Cowpox, cow is vacca in Latin and cowpox vaccina। From these roots the bird vaccination has came। ये पढ़ लेना। इस तरीके से वैक्सीनेशन का डेवलपमेंट हुआ। जैसे तुम लोगों ने सुना होगा सार्स, मैंने पिछली क्लास में लिखवाया था, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये भी कोविड का ही एक स्ट्रेन है, कोविड का ही स्ट्रेन है, इसमें भी एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और ये भी इन्फेक्शियस डिजीज है, बट ये उस लेवल पे नहीं फैली। एक्चुअली जो कोविड वायरस है, कहा जाता है कि इसका स्ट्रेन अपने आप को चेंज, देखो बैक्टीरिया और वायरसेस में ना म्यूटेशन बहुत फास्ट होता है। म्यूटेशन का मतलब होता है चेंजेस, वो अकॉर्डिंग जैसे जैसे इन्वायरमेंट होस्ट चेंज होगा उस तरीके से वो अपने आप को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, चेंज कर लेते हैं, इसलिए उसका वैक्सीन बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर वैक्सीन बन जाएगी तो वैक्सीन क्या है, वायरस, पहले वैक्सीन की स्टडी भी तो की जाएगी कि उस वीकेंड वायरस को किसी की बॉडी में एंटर करा रहे हैं तो वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, उसके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर हुआ आपका फिनिश। किसी को कोई डाउट है तो पूछो, एक बार रीड कर लेना अच्छे से,
ट्यूसडे को टेस्ट है, कोई भी डाउट है तो मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो आप लोग, ठीक है।